हाँ दीदी शुरू करते हैं, एक एक करके लॉजिकली बोलना, तो गलती कभी नहीं होगी। वेरी गुड। पोजीशन ऑफ गुड्स, आई वुड रादर यूज द वर्ड ओनरशिप ऑफ गुड्स। कंटिन्यू। ओनरशिप ऑफ गुड्स किसके पास होगा? तो वो कौन, किसका? माशाअल्लाह, आगे बोलिए। प्राइस रिकवर, माशाअल्लाह, नीचे आइए। ठीक है, परफेक्ट। किसको? तो किसको मिलेगा? पूरा राइट। हाँ मैगी, वापस शुरू करते हैं जीरो से, एक ट्विस्ट के साथ। इसको हटा देता हूँ, बोल। व्हाई नॉट गुड्स? माशाअल्लाह, आगे बोलिए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। ओनरशिप बायर के पास रहेगा नहीं है, तो पोजीशन बायर के पास रहेगा। तो पोजीशन भी उसके पास रहेगा। माशाल्लाह, आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम में मत लिख कर आना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। नीचे पता चुके ऑलरेडी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट को एग्जिस्ट, ये वो 6 पॉइंट्स। टू पार्टीज, बायर एंड सेलर, कंसेशन प्राइस इन मनी, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, सब्जेक्ट मैटर डेफिनेटली मूवेबल गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स होना ही चाहिए, ट्रांसफर प्रॉपर्टी मस्ट टेक प्लेस, एंड जो अदर एसेंशियल्स है सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले वो भी लगना चाहिए। ठीक है, सेल हायर परचेस एग्जाम में आ चुका है एक बार, सेल बेलमेंट कभी आया नहीं, आएगा भी नहीं, सेल वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी नहीं आया, आएगा भी नहीं, पढ़ लेते फिर भी, ये तो एग्जाम में आ चुका है। सेल हायर परचेस की बात करते हैं, रिकॉल करते हैं पॉइंट्स एक बार। सबसे आसान पॉइंट वुड बी मेरे हिसाब से, सर सेल के अंदर ओनरशिप इमीडिएट जाती है, हायर परचेस में ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट जाती है। ये फर्स्ट पॉइंट आपके दिमाग में आना ही चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, सेल के अंदर बेसिकली जो बायर है वो उन गुड्स को आपस से रीसेल कर सकता है। हायर परचेस के अंदर जो हायरर है वो उसको सेल नहीं कर सकता जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना कर दे। फिर रिस्क की बात करें तो सेल के अंदर ऐसा कोई रिस्क नहीं है, मतलब एक रिस्क है कि अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो सेलर को दिक्कत हो जाएगी प्राइस रिकवर करने में। हायर परचेस में हमारे गुड्स लेके वापस आ जाएंगे, तो ऐसा कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, देखते हैं एक बार। पहला पॉइंट डिस्कस किया हमने, ट्रांसफर प्रॉपर्टी। सेल में इमीडिएटली यहाँ पे ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, सबसे आसान पॉइंट जो आपको लेके आना चाहिए। सेकंड डिस्कस किया हमने इनडायरेक्टली, पोजीशन ऑफ पार्टी। सेल के अंदर बायर इज लाइक दैट ऑफ द ओनर, और यहाँ पे पोजीशन ऑफ द हायरर इज लाइक दैट ऑफ बेली। से आपके पास पोजीशन है, ओनरशिप नहीं है, इसलिए टिल फाइनल पेमेंट। तो फर्स्ट एंड सेकंड आई वुड से इजीएस्ट पॉसिबल पॉइंट्स। आगे बात करते हैं, रीसेल वाला पॉइंट हमने करा, लास्ट वाला। रीसेल बोलता है बायर कैन, यहाँ पे हायरर कैन नॉट, बिकॉज आप मालिक नहीं हो। 3 पॉइंट हमने डिस्कस किया। उसके बाद ये वाला पॉइंट डिस्कस किया हमने, बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। सेल के अंदर रिस्क है, पैसा रिकवर हो ना हो, इसके अंदर मैं अपना माल लेके वापस आ जाऊंगा। ओनर टेक्स नो रिस्क एंड हैज राइट टू टेक बैक द गुड्स। नीचे आते हैं, अगेन समथिंग इजी, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। द बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू अ बोनाफाइड परचेजर। फटाक से पढ़ के आपको याद आना चाहिए, नेमो डेट कॉड नॉन हैबिट। जो चीज़ आपकी है नहीं उसको आप आगे दे नहीं सकते। कोई चीज़ आगे देने के लिए वो चीज़ आपकी होनी चाहिए। हमने क्लास में करवाया था, जीटी जीटी देगा, बीटी बीटी देगा, गुड टाइटल वाला गुड टाइटल देगा, बैड टाइटल वाला बैड टाइटल देगा। वही पॉइंट तो है, क्योंकि यहाँ पे गुड टाइटल है, द बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू अ बोनाफाइड परचेजर। यहाँ पे हायर कैन नॉट पास एनी टाइटल इवन टू अ बोनाफाइड परचेजर। नेमो डेट कोड नॉन हैबिट वाला पॉइंट है। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ तो हो चुका सेल सर।
द बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड बाउंड टू पे द प्राइस, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है इसलिए यहाँ पे द हायरर मे टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय रिटर्निंग द गुड्स। इजी पीजी, बहुत ज़्यादा। सेल एग्रीमेंट सबसे आसान मेरे हिसाब से। ट्रांसफर प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रांसफर्ड, यहाँ पे सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हुआ है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। नीचे आते रिटर्न ऑफ गुड्स, सेल में पॉसिबल नहीं है, अब मालिक बन चुके हो, यहाँ पे तो आपको रिटर्न करना ही है। बोलते बोलते मुझे याद आया बेलमेंट के 5 एसेंशियल पॉइंट्स थे, रिकॉल करते हैं। सेक्शन 148 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसमें बेलमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है। उसमें मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था कि सर पहला पॉइंट डेफिनेटली गुड्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट ट्रांसफर ऑफ पोजीशन होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ पोजीशन बेसिकली कब होगा, जब सामने वाले को डिलीवरी होगी। फिर रिटर्न ऑफ गुड्स भी होना चाहिए, स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। हाँ, कितना दर्द है जीवन में सर, सब भूल चुके अपन। 148 निकाल इसमें एक बार फटाक से, ये तो एग्जाम का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, यहाँ कहीं मिलना चाहिए बेलमेंट। हाँ ये रहा बेलमेंट, ये रहा सर, यही तो भौका में अभी। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, डिलीवरी होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, पोजीशन होना चाहिए, रिटर्न ऑफ गुड्स होना चाहिए। ये डिस्कस किया हमने अभी। नीचे अभी पढ़ा रिटर्न ऑफ गुड्स नॉट पॉसिबल, यहाँ पे मस्ट रिटर्न द गुड्स। कंसिडरेशन, इट इज द प्राइस इन टर्म्स ऑफ मनी, इट मे बी ग्रेटिटुअस नॉन ग्रेटिटुअस। पढ़ते ही मुझे याद आया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट नंबर 2 लास्ट टॉपिक सेक्शन नंबर 25, वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। उसमें ऊपर से छठा पॉइंट था बेलमेंट। नाइस। एक भैया था, उसका नाम था ABC, उसकी एक एक्स थी, वो एक्स को पटाना चाहता था, उसने उसको गिफ्ट दिया था, फिर हमने उसको डिकोड करा था। A से एजेंसी, B से बेलमेंट, C से चैरिटी, X मतलब टाइम बार डेट। ये जो गिफ्ट किया दैट वाज कंप्लीटेड गिफ्ट। हाँ, 7 मार्क का क्वेश्चन है एग्जाम का जो मैं डिस्कस किया अभी, सेक्शन 25 कोई लिखा हुआ है। बेलमेंट ग्रेटुअस मतलब विदाउट कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, ठीक है। नीचे सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर, सर उस पर सोगा लगता ही नहीं है बिकॉज उसके अंदर सर्विस का एलिमेंट आ गया। पढ़ लेते हैं फिर भी। सेल के अंदर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच सम गुड्स आर सोल्ड और आर टू बी सोल्ड फॉर अ प्राइस। यहाँ पे नो गुड्स आर सोल्ड एंड देयर इज ओनली द डूइंग और रेंडरिंग ऑफ सम वर्क ऑफ लेबर। बुक में एग्जांपल दिया था गोल्ड स्मिथ का, जो आपका ज्वेलरी पॉलिश कुछ भी करके देगा, ठीक है, बकवास। नीचे आता है, रिपीट है ये तो। प्रोसेस, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय an offer to buy or sell for a price by acceptance of such an offer. Mode of delivery, for the immediate delivery of the goods or immediate payment or price or both. For the delivery of goods or payment by installment or the delivery of payment shall be postponed. इसको हमने पता कैसे किया था कि सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, उसे हमने ऐसा किया था, पैसा अभी माल अभी, पैसा बाद में माल बाद में, पैसा अभी माल बाद में, माल अभी पैसा बाद में, दोनों इंस्टॉलमेंट में। ऐसा कुछ याद आया? ऐसा कुछ डिस्कस किया था, वही लिखा हुआ है। बोलो ठीक है, वो तो एक्सप्रेस इम्प्लाइड। यहाँ पे आते हैं, एग्जाम के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एग्जिस्टिंग गुड्स दैट आर एक्वायर्ड, ओन्ड और possessed by the seller. Future goods, the acquisition of which by the seller depends upon a contingency which may or may not happen. Whereby a contract of sale, the seller purpose to effect a present sale of future goods, the contract operates as an agreement to sell of the goods. पढ़ चुके, रिपीट था। नीचे आते हैं एग्जाम का क्वेश्चन, 7, 8, 9, 10 सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद रिस्पेक्ट टू पेरिशिंग गुड्स। पेरिशिंग गुड्स, पहला, where there is a contract for sale of specific goods, no knowledge to the seller at the time when the contract was made, good perished or becomes so damaged, contract is void। आगे बढ़ ही नहीं सकता। बाजू में आते हैं, where there is an agreement to sell specific goods without any fault on the part of seller or buyer before the risk passes, ownership transfer नहीं हुई है, and subsequently the goods perishes or becomes so damaged, agreement can be avoided or becomes void। तो दोनों के अंदर conclusion is void। फ्यूचर के अंदर भी वही है।
इफ द फ्यूचर गुड्स आर स्पेसिफिक एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ सच गुड्स अमाउंट टू सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, याद आना चाहिए आपको सिर्फ एक ही चीज, सेक्शन नंबर 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट नंबर 4, 3 नाम थे, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। जब कॉन्ट्रैक्ट किया था सब कुछ माशाल्लाह था, पर आगे जाके दिक्कत आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ नहीं सकता, उसको हमने सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी बढ़ा था, एंड हेंस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। एग्जाम का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे आते हैं, क्लास के अंदर इसके हमने 2 क्वेश्चन करे हुए हैं, दोनों एग्जाम के क्वेश्चन थे। असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस 3 तरीके से हो सकता है सर। पहला, फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा अग्री टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, एक ही बात हुई। नेक्स्ट, ये दोनों एक ही पॉइंट हुए। नेक्स्ट, डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज। मैंने एग्जाम्पल दिया था वड़ा पाव का, कि सर वड़ा पाव पहले 20 रुपये का था, फिर चेंज होकर 25 रुपये हो गया। अब मैं उसका रेगुलर ग्राहक था, तो मैं जब जाता हूँ उससे मुझे पहले दिन 25 की जगह 20 में ही दिया, दूसरे दिन वापस मैं गया वड़ा पाव खाने, 25 की जगह 20 में ही दिया, अब तीसरे दिन मैं उसको 20 रुपये ही दूंगा। द रीज़न इज कोर्स ऑफ डीलिंग से प्राइस अर्सेट हो चुका है, मेरे लिए इट इज 20। एंड थर्ड, जो एग्जाम में आ चुका है 2 बार, व्हेन प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड द बायर शैल पे द सेलर अ रीजनेबल प्राइस, दैट इज वैल्यूएशन वाला पॉइंट। देखते हैं नीचे एक बार, ये रहा वैल्यूएशन वाला पॉइंट, सुपर इंपॉर्टेंट। इसका क्यों पढ़ना है अपन को, अपन खुद करते हैं ना, दिमाग लगाते हैं। मेरे एग्जाम्पल में जाते हैं, हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, हाइकिंग का एग्जाम्पल लिया था अपन ने, कि सर लेट्स से मिस्टर ए हाइक पे गया एंड उसको बेसिकली कुछ तो ऐसे पुराने 2 कॉइन मिले उसको नीचे गिरे हुए, उसने उसको उठा लिया, ठीक है, और अपने पास रख लिया, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स जो भी है, घर पे लेकर आ गया। अब वो तो क्या करेगा सिक्के का, तो उसने कांटेक्ट किया बी को, अपने दोस्त को, और बोला क्या तू, तेरे को शौक है कलेक्शन का, मेरे पास ये 2 कॉइन्स पड़े हुए हैं, मैं तेरे को दे दूंगा, बट फ्री में नहीं दूंगा, पैसा लूँगा। बी बोलता है ठीक है, पर मुझे एटलीस्ट एक सिक्का दिखा दो, उससे मुझे फील तो करने दे कि वो सिक्का कैसा है, क्या है। ए बोलता है ठीक है। तो बेसिकली वन ऑफ द 2 कॉइन्स, लेट्स से ये वाला कॉइन बी के पास चला जाता है, ठीक है, ये कॉइन नाउ बी हैज़, ठीक है। अब बी बोलता है ए को बता कितना पैसा लेगा। ए बोलता है आई टेक 10 लाख रुपए दोनों का मिला के। बी बोलता है नहीं नहीं, दोनों का मिला के 10,000 रुपये ही होता है। अब वेरिएशन इतना ज़्यादा है कि कोई मिड पॉइंट हो नहीं सकता, तो दोनों डिसाइड करते हैं क्यों ना हम जाएं सी के पास। सी आर्कियोलॉजिस्ट है, मतलब सी जो भी बोलेगा दैट विल बी फाइनल। तो ऐसा हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि जो सी बोलेगा वो फाइनल होगा, ठीक है। अब 3 केस बन सकते हैं। पहला केस, हम सी के पास गए और सी ने एक फिगर बोला, लेट्स से द फिगर इज 1 लाख। तो 1 लाख में अब ए को बी को बेचना ही पड़ेगा और बी को ए को 1 लाख देना ही पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सी बोलता है मुझे भी नहीं पता कि इसका कीमत कितना है। इन दैट केस द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड, ठीक है। थर्ड केस में फर्दर 2 केस हैं। सर ए की वजह से वैल्यूएशन नहीं हो पाया, या फिर बी की वजह से वैल्यूएशन नहीं हो पाया। जिसकी गलती है वो सामने वाले को डैमेजेस पे करेगा। हमने एग्जांपल लिया था कि सर मैकडी में मिलने वाले थे, ए सी को लेके बी से मिलने जाने वाला था, ए सी को लेकर गया ही नहीं और ना सी को बताया कि तुम वहाँ पे आ जाना, तो वैल्यूएशन नहीं हो पाया, तो बी ए से डैमेजेस लेगा। नीचे आता है, इन आइदर केस मेड बी दिस वाला केस या मेड बी दिस वाला केस। सर ये वाला सिक्का बी के पास ऑलरेडी है, जिसको वो लौटाएगा नहीं ऑब्वियसली। लॉ में क्या बोलता है, रीजनेबल प्राइस रिकवर कर लेना। देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। Where there is an agreement to sell goods on the terms that the price is to be fixed by the valuation of third party. हमारे एग्जाम्पल में C, such third party cannot or does not make such a valuation. If the goods on or any part thereof have been delivered to and appropriated by the buyer, he shall pay a reasonable price. ठीक है, the agreement is thereby avoided, जो भी है।
whereas third party is prevented from making the valuation by the fault of seller or buyer, the party not in fault may maintain a suit for damages against the party in fault. और कोई एग्जांपल दिया है, पढ़ लेते हैं एक बार. P having two bikes, he agrees to sell both of the bikes to S at a price to be fixed by Q. तो Q अपना वैल्यूएशन वाला बंदा हो गया. He gives delivery of one bike immediately. Q refuses to fix the price. माँ कसम, कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया. As such, P asks S to return the bike already delivered, while S claims for the delivery of the second bike. वो उससे पहली बाइक मांग रहा है और उसको बोलता है दूसरी बाइक भी दे दे. कितना ऑब्वियस है, एग्जाम में क्वेश्चन में आ चुका है. दूसरा बाइक देने के लिए आप लायबल नहीं हो. ठीक है. आगे, इन द गिवन इंस्टेंस बायर S shall pay reasonable price to P for the bike already taken. As regards second bike, the contract can be avoided. यूनिट 1 खत्म हो गया. नीचे क्वेश्चन दिखना मुझे. ठीक है, मिनिमाइज करते हैं इसको. हाँ दीदी शुरू करिए पूरा यूनिट नंबर 1. मुझे लगेगा मैं आपको वहाँ पर रोक दूंगा स्टार्टिंग से, जहाँ हमने पढ़ना स्टार्ट किया. उससे बकवास पॉइंट्स है, अच्छे वाले पॉइंट्स. चल मैं बताता हूँ कहाँ से स्टार्ट कर. यहाँ से बायर एंड सेलर. पहले बाय आएगा ना. बाय इज अ पर्सन हु बाइज. मुसलमान है तू, सीधा बोलना प्लीज. माशाल्लाह. गुड्स, एनी काइंड ऑफ growing crops, grass. क्या गंदा गंदा बोल रही है. Things attached to or forming part of the land which is agreed to be severed. Severed की स्पेलिंग बोल. माशाल्लाह. नीचे आता है. हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. बस बाजू में दीदी, एग्जिस्टिंग गुड्स के टाइप्स. कोई बात नहीं. कंटीजेंट गुड्स का मतलब क्या होता है? इट्स ओके. मुझे एक वर्ड चाहिए सिर्फ. ठीक है. फ्यूचर गुड्स के अंदर एक वर्ड चाहिए. माशाल्लाह. दोनों का एग्जांपल चाहिए, खुद का बना हुआ. नहीं, ग्रो अभी करेंगे. ग्रो होके वो दुनिया में बाद में आएंगे. ग्रो ही बाद में करेंगे तो मतलब दीदी क्या बात हुई. तो कंटीजेंट का एग्जांपल मैं हिंट देता हूँ. बुक में एग्जांपल दिया है पिकासो पेंटिंग. हाँ नाइस. तो फिर खुद क्या बना दीदी. ए बी को बोलता है कि मुझे पिकासो का पेंटिंग चाहिए. बी बोलता है मेरे पास नहीं है, वो सी के पास है. अगर सी मुझे दे देगा तो मैं आपको दे दूंगा. जो तो आया दैट इज कंटीजेंट गुड्स. हाँ अब आते हैं एग्जिस्टिंग पे. बोलिए अंदर. तीन थे, उसमें दो सिमिलर थे, एक जैसे थे और एक इजी सा था ना. बाजू में ठीक है. तीनों के अंदर नहीं, मैं एग्जाम में क्या लिख के आऊंगा. गुड्स नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. आगे बढ़िए. असर्टेन के अंदर वेरी गुड. आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. प्रेपोजिशन कुछ नहीं, इग्नोर. वो ऑलरेडी हिली हुई, उसको और हिला रहा हूँ. हाँ बोल दीदी बोल. प्रेपोजिशन ही बोलते ना उसको. एट को प्रेपोजिशन ही बोलते ना शायद.
एट द कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गुड्स आर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, ऐसा कुछ पढ़ा था देखिए। ठीक है, आगे हाँ बाजू में मिस्टर ग्रीन, डिलीवरी पहले डेफिनेशन वी से स्टार्ट होती है, आगे लिखना पड़ेगा फिर 1% टू अनदर लिखना है तो बाय सेलर भी लिख सकते हो, 1% ज़्यादा ठीक है। ठीक है, आगे उसके टाइप्स हैं। नहीं बच्चा दिमाग में पूरा होना चाहिए, सोच दिमाग लगा। हमने इतने इतने एग्जाम्पल लिए क्लास के अंदर, अभी वापस मैंने वो एग्जाम्पल रिपीट करे। डिलीवरी के टाइप्स, एक्चुअल डिलीवरी, क्या कर रहा है, क्या हग रहा है बे, कैसे चलेगा। हाँ वाइट बोल, बुक बंद कर, बुक क्यों खुली पागल, दिमाग में होना चाहिए सब कुछ। हाँ बोल, इसके अंदर सिर्फ एक वर्ड, फिजिकल, फिर सेकेंड टाइप, कैसे चलेगा, नाम नहीं यार। बाजू में सिंबॉलिक, तू भी मुसलमान है? नहीं, सिंबॉलिक तो आखिरी में है ना, तो उल्टा क्यों बोलती है वे। बोल जय श्री राम। वेट कर रहा हूँ, बोल सिंबॉलिक और फिर बीच में कौन सा था, कंस्ट्रक्टिव। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों का मतलब क्या है। कंस्ट्रक्टिव के अंदर सिर्फ एक वर्ड था पकड़ने के लिए, सिंबॉलिक के अंदर दो वर्ड्स थे पकड़ने के लिए। वाइट, एक मिनट वेट करता हूँ, एक मिनट। नहीं, हाँ सर, कॉर्नर ग्रीन, वेरी गुड। एंड टोकन, कीज, कीज कीज, हाँ कीज, हाँ। कंस्ट्रक्टिव वाले का एग्जांपल दे। ठीक है, गुड्स का फिजिकल मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, गुड्स का फिजिकल मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, माशाल्लाह। सी एक्नॉलेज करेगा, चलेगा कि मैं गुड्स तेरे बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूँ अब, और तू मुझे रेंट पे करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे आया मैं, बोला भाई। दैट वॉज सिंबॉलिक वाला, बिकॉज के अंदर डॉक्यूमेंट टाइटल आ गया ना, रेलवे सीट, रेलवे सीट आते ही वो टोकन हो गया। डॉक्यूमेंट टाइटल हमने देखा। बाजू में सर प्रॉपर्टी के टाइप्स, जल्दी बोल दे, टाइम है बस। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, सबसे इजी क्वेश्चन है, देखो जितना से पूछा ना, सबसे आसान क्वेश्चन तेरे पास है ना। ग्रीन वापस प्रॉपर्टी, नहीं मैगी प्रॉपर्टी, अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे, बोए वाले बेवड़े, कैसी कैसी बातें कर रहा है। सुबह हगा नहीं था क्लास में, आके हग रहा है। जनरल एंड स्पेशल, जनरल स्पेशल की बात करते हैं पहले, जिसमें आपके पास पोजीशन है, ओनरशिप नहीं है। जनरल के अंदर क्या उसकी ओनरशिप है। मैंने बैंक का एग्जांपल तो लिया कि मैंने बैंक को मेरा गोल्ड गिरवी रखा, गोल्ड का जनरल प्रॉपर्टी मेरे पास है, स्पेशल प्रॉपर्टी उसके पास है। क्या आप बोल रहे हो, मतलब एग्जाम में आएगा भी नहीं, तो इतना इजी क्वेश्चन है। प्राइस ठीक है, हमने डिस्कस किया। यहाँ पे आता है, हाँ सर, इन द सेंटर W, फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट को एग्जिस्ट सो एज टू कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। 6 पॉइंट है अंदर, करिए शुरू।
ठीक है, मूवेबल गुड्स, तीन हो गए, 50% हो गया। आगे मुझे भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट बाकी है मेरा। एक बजे लेक्चर है ना, 12:30 छोड़ दूंगा। अब बोला के बोल, 3 से तो कैसे चलेगा, एक और बोलना पड़ेगा ना। बोल पिंकी, मुसलमान तू बोल। मे बी, मस्ट कैसे हो सकता है, मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। फिर 4 हो गए। एक सबसे आसान पॉइंट जो एक दूसरे चैप्टर का रेफरेंस देता है, दूसरे चैप्टर का रेफरेंस। अभी भी नहीं। वाइट, ऐसे उसको, जो उसको नहीं आता वो तेरे को भी नहीं आता, ऐसा क्यों होता है। ग्रीन, बाजू में भाई, तुम लोग क्या हक रहे हो गए, बजा दूंगा तुम लोगों की। मैगी, मस्ट ऑल्सो एग्जिस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अभी भी एक पॉइंट बचा है ना शायद, कौन सा वाला बचा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मस्ट टेक प्लेस। अपन प्रॉपर्टी के तो भी चलेगा। नीचे आते हैं, सेल अग्रीमेंट टू सेल। हाँ सर, सेकेंड लास्ट बेंच, ब्लैक। 9 पॉइंट है, 5 भी चलेंगे, बोलिए। ना ब्लैंक होगा तो कैसे चलेगा ना, तेरा हो गया। हाँ ब्लैक बोल। अच्छा, जो हमने इतना डिटेल में करा वो चलेगा। बॉक्स, टेल मी, मुसलमान, मुसलमान। वेरी गुड। आगे लिखना, लिख सकते हैं, डैमेजेस कैन बी रिकवर्ड। नेक्स्ट, so possession remains with official signing of buyer. And possession remains with the seller. 2 पॉइंट हो गए दीदी, आगे बोलिए, 5 होने चाहिए। ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट इज ओनरशिप ऑफ गुड्स, नॉट पोजेशन ऑफ गुड्स। ओनरशिप ऑफ गुड्स, सेल में क्या, अग्रीमेंट टू सेल में क्या। 3 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट, इतने सारे पॉइंट है, इजी पॉइंट है। एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यहाँ पे इमीडिएटली, यहाँ पे ऑन फुलफिल ऑफ अ कंडीशन, ऑन अ फ्यूचर डेट, यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे रिस्क नहीं है। जसीन एंड जसीन, कितने तो मोटा बोल रहे हैं, देख शर्म कर। पढ़ सकते एक बार, वेट, सब पढ़ सकते हैं। वो 2 पॉइंट तो हो गए अपन को यार, ये 7 पॉइंट। जैसे आई एम राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, अगर मैं किसी चीज़ का मालिक हूँ तो वो चीज़ मेरे पास ही रहेगी और मुझसे कोई छीन नहीं सकता, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दैट इज जैसे क्योंकि मैं उसका ओनर बन चुका हूँ, बीइंग अ बायर। उसके अंदर मैं ओनर नहीं बना हूँ, ओनर सेलर है। मैं तो भाई उससे अग्रीमेंट टू सेल करा था, तो एट दी मैक्स व्हाट कैन डू इज उस आदमी को मैं सू कर सकता हूँ, नथिंग एल्स। दैट इज व्हाई राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, जस्ट इन पर्सनल।
30 seconds, I'll wait. Then हटा लो, रिपीट वापस. सेल हायर परचेज. हाँ सर, लास्ट बेंच कॉर्नर. सेल हायर परचेज. जब सेल होगा तो ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होगा. इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तब होगा. ठीक है, आगे. और जो रिस्क होता है सेलर के पास, रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर. कंटिन्यू. क्या क्या होता है? प्राइस रिकवर कर सकते हैं और लास्ट के टाइम में जो बेटे प्राइस कैसे रिकवर कर सकते हैं जब वो ओनर बन चुका है? तो उसको सू कर सकता है. फिर आगे लिख सू के बाद क्या फिर प्राइस रिकवर करेंगे? पहले सू करना पड़ेगा. आगे बोल. वापस लेकर आ जाएंगे. नेक्स्ट. दो पॉइंट हुए. ना आगे कौन बैठा है? हाँ भाई बोल, आगे बोल. नहीं नहीं, आगे कौन बैठा है? बोल भाई. ना नाइस. मोटे बोल. कितने आसान आपको इमेजिन करना है यार. 2 पॉइंट आपको स्ट्राइक होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रिस्क. सेल वाले की बात करें सर, जो मालिक है वो बायर बन चुका है, तो बेसिकली जो भी गुड्स को होगा वो उसका रिस्क होगा. उसके अंदर अग्रीमेंट टू सेल के अंदर सेलर का रिस्क होगा. उसके 2 पॉइंट आ गए आपके. तो ये जो 2 पॉइंट बोला वो 2 पॉइंट अभी ये सिमिलर पॉइंट आ गए. 5वां आप रीसेल वाला बोल सकते हो कि इसमें आप बेसिकली सेल कर सकते हो, इसमें आप बेसिकली रीसेल आप नहीं कर सकते हो. 5 पॉइंट तो आपके कहीं नहीं जाने चाहिए. उसके अलावा एक और कोई आसान पॉइंट उठाते हैं. ओनरशिप. इसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, उसके अंदर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है. रीसेल वाला पॉइंट हो गया. और कौन सा पॉइंट बचा अपना अच्छा वाला पॉइंट? रीजन नहीं, बकवास. हाँ, उसके अंदर आप नहीं कर सकते. उसके अंदर आप इंस्टॉलमेंट पे करना बंद करो, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा. बकवास पॉइंट है भाई. अच्छा पॉइंट कौन सा बचा? 1 2 3 4 ट्रांसफर सारी बोल दिए रे. एक तो बचा, ट्रांसफर ऑफ टाइटल. हाँ ये पॉइंट बचा था. ठीक है, हमने वो नेमो रेड कॉल करा था, ये पॉइंट बचा था. ठीक है, सेल पेमेंट कभी आएगा नहीं, हम फिर भी डिस्कस कर लेते हैं. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर होगा. उसके अंदर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं होता, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन होता है. रिटर्न ऑफ गुड्स 100% होगा ही होगा बेलमेंट के अंदर, सेल के अंदर नहीं होगा. कंसिडरेशन सेल के अंदर होगा ही होगा. हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा था, प्राइस इन मनी. ठीक है, होगा ही होगा. यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. ग्रेटिट्यूस नॉन ग्रेटिट्यूस, ये इग्नोर किया तो भी चलेगा. ये भी एग्जाम आएगा नहीं. प्रोसेस मैं फिर भी अपडेट कर देता हूँ. माल अभी पैसा अभी, माल बाद में पैसा अभी, माल अभी पैसा बाद में, माल बाद में पैसा बाद में, दोनों इंस्टॉलमेंट में. 5 चीज़ें. कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस एम्प्लॉय ठीक है, ये हमने ऑलरेडी करा. पैशिंग समय तो वॉइड ही है, बकवास. असरमेंट ऑफ प्राइस 3 तरीके से हो सकता है. एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, दूसरा कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज, और तीसरा वैल्यूएशन थर्ड पर्सन. तो थर्ड पर्सन के नमूने में केस करे एक कॉइन वाले, खत्म. पूरा यूनिट नंबर 1 हो गया. तो आपको जो नहीं आया वो डिफरेंस बिटवीन नहीं है, जो बहुत खतरनाक बात है, को आना ही चाहिए. देख लो एक बार. सेल हायर परचेज एल वेट. मतलब 5 पॉइंट ऐसे होने चाहिए आपको स्ट्राइक हो ही जाए. बाकी में आप टाइम लगाओ, 5 तो आपको स्ट्राइक हो ही जाने चाहिए एट एनी कॉस्ट. ये हो या सेल अग्रीमेंट टू सेल हो.
आगे यूनिट 1 हो गया बहुत ज़्यादा अच्छे से। यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। 2 वर्ड का गेम है पूरा, जिसके अंदर एक वर्ड कंडीशन, एक वर्ड वारंटी। कंडीशन की बात कर रहे हैं, वर्ड पे अगर फोकस करें, चलना भाई, मैं बोल देता हूं एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट या एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसकी बात करें, वर्ड पे फोकस करें, एग्जाम वाला कोलैटरल, कोलैटरल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल पे आते हैं जो हमने क्लास में लिया था। हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि सर हम एक दुकान में गए कार बाय करने के लिए और हमने उसको 9 बातें बताई थी, ठीक है, ये 9 बातें। इन 9 बातों को क्या बोलते हैं सर? रिप्रेजेंटेशंस। हमने बोला कि हमको कार में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। उनके पास जो कार थी उसमें इन 9 में से 6 पॉइंट्स ही थे। इसको फिर मैंने बोला स्टिपुलेशंस। अलग वर्ड इसलिए दिया, मोटा मोटी एक ही होता है, पर अलग वर्ड इसलिए दिया बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। सारे के सारे 6 पॉइंट्स ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, सारे के सारे पॉइंट्स। स्टिपुलेशंस हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, एक वो जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है और एक वो जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल नहीं है। तो जो एसेंशियल है उसको हम कंडीशन बोल रहे हैं एंड जो नॉट सो एसेंशियल है उसको हम वारंटी बोल रहे हैं। कंडीशन के ब्रीच की बात करें अगर हम, तो हमने ऐसा पढ़ा हुआ है द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेप्यूडिएटेड, प्लस आप डैमेजेस भी ले सकते हो, आप सिर्फ डैमेजेस भी ले सकते हो, आप सिर्फ रेप्यूडिएट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। यहां पे सिर्फ डैमेजेस, रेप्यूडिएट करना अलाउड नहीं है। हमने एग्जांपल लिया था कि सर हमने हॉर्न मांगा था, ट्रक वाला हॉर्न बजाया तो ट्रक वाला हॉर्न नहीं था। अब इसके लिए आपको कार वापस देने का हक नहीं मिलेगा। एट दी मैक्स आप जो हॉर्न है वो बाहर से डलवा दो और जो आपका कॉस्ट आया वो उनसे आप रिकवर कर लो, बिकॉज दैट इज ब्रीच ऑफ वारंटी, समथिंग विच इज नॉट द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अगर वो वाला केस होता है जहाँ पे हम टायर घुमा रहे हैं, 3 टायर इधर 1 टायर उधर जा रहा है, ये नहीं चलेगा। या हमने आपको एवरेज बोली थी 20 की, एवरेज आ रही है 15 की, ये भी नहीं चलेगा। दैट विल बी ब्रीच ऑफ कंडीशन। इसमें आपको मैं कार ही पूरी लौटा दूंगा वापस। तो आपको 3 पॉइंट आने चाहिए। मैं वापस 3 पॉइंट रिकलेक्ट करूँ आपको अगर, तो फर्स्ट पॉइंट ऑब्वियसली वुड बी कि सर कंडीशन के अंदर हम बात कर रहे हैं कि इट इज़ द एसेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट, वजूद जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट बना है। इसके लिए आपको वर्ड याद करना है कोलैटरल, कोलैटरल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट, जो इतना एसेंशियल नहीं है। दूसरा, इसका अगर ब्रीच होगा, इन दैट केस आप कॉन्ट्रैक्ट को रैपिड होने कैंसिल कर सकते हैं, आप डैमेज ले सकते हैं या आप दोनों भी ले सकते हैं। इसके अंदर आप सिर्फ डैमेजेस ले सकते हैं, ठीक है। और फिर तो डेफिनेशन ही है, पढ़ लेते हैं एक बार बुक में क्या लिखा हुआ है। चल चल चल, ये रहा 3 पॉइंट, दोनों के अंदर एक पॉइंट कॉमन है, स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन हमने डायग्राम में बनाया था कि दोनों स्टिपुलेशन से पैदा होते हैं। इज अ स्टिपुलेशन, इज अ स्टिपुलेशन। नीचे आते हैं, वर्ड जो आपको आना चाहिए, एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है बट ठीक है, कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैं वही वर्ड यूज कर रहा था, आपको वही आने चाहिए। नीचे, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड, और यहाँ पे the breach of which gives rise to claim for damages but no right to reject the goods and treat the contract as वो आपको राइट नहीं मिलता, ठीक है। सुपर इंपॉर्टेंट, ये नहीं आता तो आपको यूनिट 2 नहीं आता, समझ लेना। और यही सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है पूरे चैप्टर में। डिफरेंस कर लिए डिस्कस, हमने अभी भी डिस्कस करें। यही वर्ड आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। मीनिंग, अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो ऊपर पढ़ा, यहाँ पे अ स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नीचे राइट पे आते हैं, राइट टू रेप्यूडिएट और क्लेम डैमेजेस और बोथ, हमने वही लिखा था आपको यहाँ पे, क्लेम ओनली डैमेजेस। लास्ट में हमने एग्जाम्पल लिया था लोकल ट्रेन का, कि मेरे पास अगर फर्स्ट क्लास का टिकट है तो मैं सेकंड क्लास में बैठ सकता हूँ, बट सेकंड क्लास का टिकट है तो मैं फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकता। तो मतलब ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ, हमने अभी ऊपर ही पढ़ा। मैं चाहूँ तो सिर्फ डैमेज रिकवर कर लूँ। वारंटी के अंदर
मैं चाहूँ तो भी रेप्यूडिएट नहीं कर सकता, सिर्फ डैमेजेस ही मिलेगा। तो इसके अंदर हक था मेरे पास रेप्यूडिएट करने का, बट आई कैन ओनली गो फॉर ऑप्ट फॉर डैमेजेस। वहाँ पे एक ही हक है, वही मिलेगा आपको सिर्फ। पढ़ते हैं एक बार। अ ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। यहाँ पे अ ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। ठीक है, लोकल ट्रेन वाला एग्जाम्पल, अगेन सुपर इजी। एग्जाम का क्वेश्चन, वेवर ऑफ कंडीशंस, 4 पॉइंट थे, वॉलंटरी, कंपल्सरी। रिकॉल करते हैं। टॉपिक है सर, व्हेन कैन ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। उसके अंदर पहले केस की बात करते हैं। हम कार लेकर आए, हमने कहा था कि 20 का एवरेज होना ही चाहिए। बाय कर ली हमने कार, उसके बाद वी रियलाइज इट इज़ 19.5। ऑल दो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कार वापस रिटर्न कर दूं, पैसा वापस ले लूं, बट आई विल नॉट डू इट। 0.5 से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, पैसे का भी बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने आउटराइटली इग्नोर कर दिया। उसको लॉ में बोलते हैं वेव। आपका जो राइट था आपने उसको वेव कर दिया, आपने कुछ भी नहीं करा। सेकेंड एग्जाम्पल, सर एवरेज 20 का बोला था, एवरेज जो चेक करा तो आया 18.5, मतलब 1.5 का डिफरेंस है। अभी भी ऑप्शन मेरे पास, मैं कार वापस दे दूँ, पैसा वापस ले लूँ, मैं ऐसा करूँगा नहीं। फिर वापस को झगड़ा करो, कोर्ट में जाओ, फिर नई कार खरीदो, फिर उसको चेक करो। हम उसको जाके बोलेंगे देख भाई 1.5 का एवरेज कम है, ओवर द 10 ईयर्स मेरा इतना पेट्रोल का नुकसान होगा 20 और 18.5 की वजह से, 1 लाख रुपए, तो मुझे 1 लाख रुपए दे दे। दुकान वाला खुशी खुशी आपको 1 लाख रुपए दे देगा। मतलब हमने यहाँ पे उससे डैमेजेस क्लेम कर लिया, मतलब ब्रीच ऑफ कंडीशन को हमने ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया। ये दोनों वॉलंटरी के अंदर है, ये रहे देख। वेव्स परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्स टू ट्रीट कंडीशन एज वारंटी। सुपर डुपर आसान। फिर डिफिकल्ट वाले के ऊपर आते हैं जो किसी को नहीं आता। पहला आपको वर्ड याद आना चाहिए, नॉन सेवरेबल। हमने पिज्ज़ा का एग्जांपल लिया था कि हमने पिज़्ज़ा के अंदर चीज़ बस ऐड करा और पिज़्ज़ा मंगाया। चीज़ बस ऑब्वियसली बिकम्स अ कंडीशन, एसेंशियल। 1.5 पिज़्ज़ा खाने के बाद रियलाइज हुआ कि चीज़ बस तो है ही नहीं, तो एट दी मैक्स आपको जो मिलेगा वो चीज़ बस का पैसा मिलेगा, क्योंकि 4.5 पिज़्ज़ा वापस नहीं कर सकते। नाउ इट इज़ नॉन सेवरेबल, अलग नहीं हो सकता, तो आपको झक मार के उसको ट्रीट करना पड़ेगा एज ब्रीच ऑफ वारंटी। ऑल्दो कंडीशन हो सकता था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल नहीं है, उसको झक मार के आपको ब्रीच ऑफ वारंटी, मतलब आपको डैमेजेस मिलेगा, इन शॉर्ट नया पिज़्ज़ा नहीं मिलने वाला। एंड दूसरा आपको याद आना चाहिए लॉ, जब लॉ बोले के ट्रीट करना पड़ेगा कंडीशन को वारंटी को वारंटी ट्रीट करना पड़ेगा। ये रहा सर बाजू में नॉन सेवेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस एक्सक्यूज्ड बाय। सुपर इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ चुका है 2 बार, नहीं चाहता हूं मैं। सुपर इंपॉर्टेंट, मोड ऑफ कंडीशंस एंड वारंटीज। आपको तो एलडीआर का बुक नहीं मिला होगा ना लास्ट टाइम वाला, मैं ओपन तो करूं पर वो पुरानी क्लासेस वाले का है, बनाया मैंने ही है 8 दिन लगा के। चल ट्राई करते हैं एक बार, बहुत अच्छा बना उसको मैंने। उसका नाम नहीं आना चाहिए, तो मैं एक बार इसको लगाता हूँ वापस। सेम एग्जांपल जो हमने क्लास में डिस्कस किया वही डिस्कस करेंगे, जिससे फटाक से रिकॉल हो जाए। हाँ, यहाँ पे फोकस करते हैं, मेरी ही प्रॉपर्टी है। यहाँ पे नौ चीज़ें बोली थी, 6 चीज़ें फाइनल हुई। उन 6 को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट के अंदर, एक कंडीशन एक वारंटी। डिफरेंस हमने अभी करा, मैं ये नहीं पढ़ा रहा था आपको, मैं आपको पढ़ा रहा था ये इम्प्लाइड कंडीशंस। ये टाइटल, इसको पढ़ने का तरीका ये रहा। इसमें मैंने बैठ के फ़ोटो सिलेक्ट कर करके बनाया है, और साले अभी उसको फ्री में खा रहे हैं।
ये देख भाव वड़ा पाव। आवा हम याद करें इसको, फोकस करते हैं, ये आपको भी मिलेगा। डोंट वरी। सलमान भाई की शादी हो रही है ऐश्वर्या के साथ, एंड बेसिकली उस शादी के लिए दे आर डिसाइडिंग द मेन्यू कार्ड कि हम क्या क्या क्यूजीन्स और क्या क्या आइटम्स रखेंगे शादी में। द फर्स्ट थिंग दे हैपन टू डिसाइड इज डेजर्ट्स में, आउट ऑफ द मेनी डेजर्ट्स दैट विल हैव, एक गुलाब जामुन भी होगा। तो हम बेसिकली अप्रोच करा हल्दीराम को और जाके उसको बोला कि हमें गुलाब जामुन का ऑर्डर प्लेस करना है, पर ऑब्वियसली ऑर्डर प्लेस करने से पहले वी वुड वांट टू टेस्ट इट फर्स्ट। वो टेस्ट करने के हमको दिया गया बाय हल्दीराम, हमने उसको टेस्ट किया, इट वाज वेरी गुड, हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, फिर ऐश दीदी ने बोला कि मुझे शॉपिंग करनी है, वन ऑफ द फंक्शंस के लिए आई नीड साड़ी, एंड द साड़ी दैट आई वांट इज कांचीपुरम साड़ी विच इज़ 100% सिल्क। दुकान में गए, हमने चेक करा, सिलेक्ट करा एंड हमने साड़ी बाय कर ली। फिर एकदम से याद है कि यार एक डेजर्ट से काम थोड़ी चलेगा, देयर हैज़ टू बी मल्टीपल डेजर्ट्स। तो पहले हल्दीराम के पास गए थे, फिर बीकानेर वाला के पास गए, और इस बार हमने सोचा कि लेट्स कीप इट रसमलाई ऑल्सो। तो अगेन हमने बोला कि हम टेस्ट करेंगे, उससे हमको रसमलाई निकाल के दिया, हमने टेस्ट किया, इट वॉज़ वेरी गुड। बस हमने उसको इतना ऐड करके बोला कि यार ऊपर गार्निशिंग कर देना पिस्ता की एंड केसर की, इसे इट वुड लुक रॉयल। हल्दी हमने बीकानेर वाले सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐड कर देंगे, माशाल्लाह। फिर ऐश्वर्या दीदी को याद आया कि इतने सारे लोग आएंगे, फ़ोटो वोटो तो खींचनी पड़ेगी, लेट्स गो टू क्रोमा एंड बाय अ कैमरा। तो दोनों क्रोमा गए एंड दे बॉट बेसिकली कैमरा फॉर फोटोग्राफी। सलमान को बोला दिमाग में क्या तूने अगर साड़ी परचेज़ किया तो मुझे भी तो कुछ परचेज़ करना पड़ेगा, कपड़े वपड़े। तो हम बेसिकली मान्यवर गए एंड वहाँ से हमने बेसिकली परचेज़ करा 100% सिल्क वाला एक कुर्ता। उसने सिल्क की साड़ी ली, हमने सिल्क का कुर्ता लिया। ठीक है, अब इतना शॉपिंग है, थक गए ऑब्वियसली, तो वी डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक, चिल पिल एंड गो टू भाव वड़ा पाव एंड ईट वड़ा पाव। तो हमने वड़ा पाव खाया एंड फाइनली जाते जाते घर पे फुटवेयर की याद आई कि मैं साड़ी परचेज़ करूँगी, आप कुर्ता परचेज़ करोगे तो नीचे फुटवेयर भी चाहिए। बाटा में जाकर फुटवेयर बाय करा हमने। ठीक है, सब कुछ हो गया। फिर जिस दिन फंक्शन था उस दिन जो रिसीव करा हमने गुलाब जामुन, दैट बेसिकली was very different from the one we got at the shop. To be precise, एकदम स्मॉल साइज़ के गुलाब जामुन आए, और जो हमने दुकान में देखे थे और खाए थे वो उनका साइज़ ये था। बेसिकली बोलने का मतलब ये हुआ दैट द फर्स्ट पॉइंट इज विद रिस्पेक्ट टू सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल है, 3 अंडरलाइन करिए मैंने, तीनों के अंदर पॉइंट्स हैं सर। पहले पॉइंट की बात करते हैं, द बल्क शैल करस्पॉन्ड विथ सैंपल। दूसरा, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए आपको बल्क को चेक करने की। और तीसरा सबसे बड़ा जो लोग भूल जाते हैं, देयर शुड नॉट बी एनी लेटेंट डिफेक्ट, मतलब हिडन डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो सेल बाय सैंपल के अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं इंशाल्लाह। सेक्शन याद हो, सेक्शन नंबर 17, 17। तो अगर सेल बाय सैंपल है तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि इम्प्लाइड कंडीशन है कि बल्क सैंपल से मैच करेगा ही, सैंपल जो आपने लिया था, खाया था, बल्क उससे मैच करेगा ही करेगा। बल्क को आपको चेक करने का मौका मिलेगा एंड उस बल्क के अंदर कोई भी लेटेंट डिफेक्ट नहीं होगा, ऐसा आप मान के चलोगे। दैट इज वाई द वर्ड इम्प्लाइड। नीचे आते हैं, कितना ज़्यादा ऑब्वियस है। नीचे वाला पॉइंट इज बेसिकली सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर कांचीपुरम एक डिस्क्रिप्शन हुआ, इसका मतलब 100% सिल्क होता है, तो कांचीपुरम इज अ डिस्क्रिप्शन। साड़ी बाय करी थी हमने, लॉन्ड्री में दिया, लॉन्ड्री वाले ने बोला कि मैडम इसके अंदर तो 70% सिल्क है और 30% कॉटन है, मतलब डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करा। सर कंक्लूजन क्या, मैं साड़ी वापस रिटर्न करके पैसा ले सकती हूँ, कितना सिंपल है। तीसरे पे आते हैं, सर हमने रसमलाई खाई थी, उसको हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आप ऊपर गार्निशिंग कर देना केसर का और पिस्ता का। अब 3 केस बन सकते हैं। सर सैंपल मैच करा, डिस्क्रिप्शन मैच नहीं करा, मतलब रसमलाई जो खाई थी वैसी की वैसी आई पर ऊपर पिस्ता नहीं था, वाइस वर्सा। सर मस्त पिस्ता विस्ता गार्निशिंग केसर वेसर था,
पर रसमलाई जिसे हमने खाई थी वैसी आई नहीं, अलग सा कोई कलर, अलग सा कोई साइज है उसका, या माँ कसम दोनों ही नहीं आया। इन आइदर केस, ठीक है, और इन आइदर केस आप पूरा रिजेक्ट कर सकते हो, पैसा भी ले सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं, तो ये लिख देते तो पहले सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन। तो पहला वाला सैंपल था, फिर डिस्क्रिप्शन था, फिर सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन था। फिर क्रोमा के अंदर आते हैं, टॉपिक टाइटल, इम्प्लाइड कंडीशन टू टाइटल टू गुड्स। सर मैं ऐसा मान के चलूँगा जब मैं आपसे कोई चीज़ खरीदूंगा कि आप उसको बेचने का हक रखते हैं और आप उसके मालिक हैं। अगर मुझे बाद में जाके पता चलता है कि इसका मालिक कोई और है, तो गुड्स तो मैं असली वाले मालिक को दे दूंगा और मेरा पैसा आपसे पूरा वापस ले लूँगा। दैट इज़ वाई इट इज़ अ कंडीशन, रेपुडिएट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वाला डिफिकल्ट, नाम लिखते हैं पहले टॉपिक का। 100% सिल्क कुर्ता, हमने कुर्ता बाय करा, उसके बाद वी रियलाइज कि सर 100% सिल्क तो है इसके अंदर, बट छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स हैं उसके अंदर, मतलब लॉन्ग टर्म के अंदर ये फटने ही वाला है, मतलब ये बिकाऊ ही नहीं है। मतलब द टॉपिक इज मर्चेंटेबिलिटी, जिसके अंदर 2 पॉइंट पढ़े अपन ने कि सर इट हैज़ टू बी अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ऐसा कुछ याद आना चाहिए कि मर्चेंटेबिलिटी के अंदर सेल बाय डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, मैंने रिलाई करना होना चाहिए उसके स्किल के ऊपर, ठीक है, सेलर के स्किल पर रिलाई करा होना चाहिए। अब अगर ऐसा कुछ भी खराब आया है तो मैं कुर्ता लौटा सकता हूँ। नीचे खाना देख के आना चाहिए, होलसमनेस। हमने वड़ा पाव खाया एंड जब पहला बाइट लिया हमने, उस पहले बाइट के अंदर ही एक कंकर आ गया, छोटा सा स्टोन, और दांत टूट गया अपना, ठीक है, या ऐसा कुछ कंकर वंकर नहीं आया, पर खाने के 1 हफ्ते बाद अपने को डायरिया हो गया, डेली बेली, और 1 हफ्ते बाद ही शादी थी, मंडप में बैठे, बोले 2 मिनट में आता हूँ, फिर वापस आते हैं, फिर वापस 2 मिनट बाद वापस आता हूँ, ऐसा चल रहा है अपना। होलसमनेस, ठीक है, खाने की बात कर रहा हूँ। बुक में लिखा हुआ है, लैंग्वेज आपको याद आना चाहिए, ईटेबल्स एंड प्रोविजंस है। नीचे आते हैं, बाटा वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट बच गया वैसे, मैं वो सोच रहा हूँ, क्वालिटी एंड फिटनेस वाला पॉइंट, वो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। डीप में जाते हैं, यही पॉइंट डिफिकल्ट था, एक ये डिफिकल्ट था और मर्चेंटेबिलिटी डिफिकल्ट था, बाकी तो इंडिया में सबको सब आता है, ये 2 किसी को नहीं आता। क्वालिटी फिटनेस के अंदर लॉ में का ऐसा बोलता है, प्राइमा फेसी तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है ही नहीं, लेट द बायर बी अवेयर लगता है, पर लॉ में क्या बोलता है कि अगर 3 चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। पहला, सर बायर ने सेलर को पर्पस बताया था कि मुझे किस लिए ये सामान चाहिए। फिर जो पॉइंट ऊपर आया, मैंने सेलर के स्किल पे रिलाई करा, एंड ये पॉइंट भी ऊपर था, सेलर का ये धंधा है, बिजनेस है। ये सेम पॉइंट यहाँ पे भी था, यहाँ पे सेलर का वो बिजनेस होना चाहिए। अब अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ऑल्दो ये इम्पैक्ट कंडीशन नहीं होता, पर अगर ये तीनों चीज़ें मौजूद है और अब वो जूता टूट गया या मैच नहीं करा मेरी रिक्वायरमेंट से, तो मैं उसको जाके रिप्लेस कर सकता हूँ। कितना सिंपल। तो आपको अगर 7 पॉइंट्स याद हैं, 7 एग्जाम्पल भी याद हैं, तो इसमें सब कुछ कवर हो जाता है सर। देख लो एक बार, मैं वेट करता हूँ। 7 पॉइंट आ गया उसके अंदर, सैंपल, डिस्क्रिप्शन, सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन, टाइटल, मर्चेंटेबिलिटी, होलसमनेस, क्वालिटी एंड फिटनेस। सेम एग्जाम्पल रखे मैंने जो क्लास में पढ़ाए थे, इससे रिकॉल इजीली हो जाए। एलडी वाला लेटेंट डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, हिडन डिफेक्ट नहीं होना। अपनी बुक में निकालते ना एक बार, रुक एक सेकेंड, एक बार में एक ये ले पढ़। सेक्शन नंबर 17 मैंने बोला था, उसके अंदर बल्क शैल करस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी, बायर शैल हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर द बल्क विद द सैंपल, गुड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी लेटेंट डिफेक्ट दैट इज हिडन डिफेक्ट। अब दूसरा बोल, टाइटल क्या चोरी करवा नहीं होना चाहिए, पहला ही पॉइंट है वो तो।
मतलब मैं आपसे अगर कोई चीज़ बाय करूंगा तो मैं ऐसा मान के चलूंगा कि आप उसके मालिक हो, मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं कि आप मालिक हो कि नहीं हो, मैं ऐसा मान के चलूंगा आप मालिक हो. दैट इज वाई द वर्ड इम्प्लाइड. In every contract of sale, the first implied condition on the part of seller is, in case of sale, seller के पास right to sell the goods है, agreement to sell के अंदर seller के पास right to sell the goods होगा. एग्जाम्पल पढ़ सकते हो? I'll wait. आगे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे इट वॉज कॉपर फास्टन वेसल डिस्क्रिप्शन, तो कॉपर फास्टन ही होना चाहिए, नहीं है तो रिटर्न कर सकते हैं. सैम्पल हमने देखा, सैम्पल एज अ डिस्क्रिप्शन. एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले सैम्पल का देख लेते हैं. एक इसका था सैम्पल का. अ कंपनी सोल्ड सर्टेन शूज मेड ऑफ, कही है, made of special sole by sample to the French army. The shoes were found to contain paper not discoverable. मतलब जो हैंड आउट पूछा था तीसरे वाला, latent defect, not discoverable मतलब इंडिकेटर दिमाग में आना चाहिए. अच्छा, केवी टेम्पटर नहीं लगा सकते क्योंकि अगर ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन से डिस्कवरेबल होता तो केवी टेम्पटर में चला जाएगा. लेट द बायर बी अवेयर. तो नॉट डिस्कवरेबल था बाय ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन. हेल्ड द बायर वाज एंटाइटल्ड टू रिफंड द प्राइस प्लस डैमेजेस. ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉइंट कवर हो गया, लेटेंट डिफेक्ट, ये वाला पॉइंट. ठीक है, इजी पीजी. नीचे देखते हैं. चल यहाँ पे सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन. सीधा एग्जांपल पे आते हैं. ए अग्रीड विद बी टू सेल सर्टेन ऑयल डिस्क्राइब्ड एज रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, वारंटेड ओनली इक्वल टू सैंपल. The goods standard were equal to sample, but contain a mixture of hemp oil. नहीं चलेगा. क्वालिटी फिटनेस सबसे डिफिकल्ट वाला पॉइंट, दिमाग वाला पॉइंट. पहला पर्पस बताया होना चाहिए बायर ने सेलर को. दूसरा, मैं सेलर की स्किल पे रिलाई करा होना चाहिए. तीसरा, उसका धंधा होना चाहिए. The goods must be of a description dealt in by the seller, whether as a manufacturer or not. बोला सैंपल. उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? उस केस में तू गुलाब जामुन रिटर्न नहीं कर पाएगा, बट जो तूने पैसा दिया का उसका तू रिफंड मांगेगा. अब रियल वर्ल्ड के अंदर क्या होगा, छोटे वाले गुलाब जामुन एंड एक्चुअल वाले गुलाब जामुन का जो डिफरेंस होगा वो तुझे मिल जाएगा. नीचे मर्चेंटेबिलिटी, 2 पॉइंट थे हमने लिखे थे ऊपर, देख दोनों पॉइंट आ गए. गुड्स सेल बाय डिस्क्रिप्शन होना चाहिए एंड सेलर का वो धंधा होना चाहिए, लिखा था हमने. बाजू में एक्सेप्शन केवी टेम्पटर. होलसमनेस फूड वाला देख ले, वर्ड आ गया. इन केस ऑफ ईटेबल्स एंड प्रोविजंस, आपको एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा. फिर तो ठीक है, इम्प्लाइड वारंटी है. देख लेते हैं फटाक से, छोटा सा ही है. 4 बातें आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद आने चाहिए मेरे, क्योंकि बुक में है नहीं एग्जाम्पल अच्छे. इसकी बात करते हैं. डिफिकल्ट पॉइंट, मैं अगर किसी से कार परचेज करता हूँ, अगर मुझे बाद में पता पड़ता है कि उस कार पे तो ऑलरेडी EMI चल रहा है अभी भी, तो जो रिमेनिंग EMI मुझे पे करना पड़ेगा, बिकॉज मैं मालिक बन चुका हूँ. पर जो मैंने EMI पे करा वो कितना ऑब्वियस है, मैं सेलर से बाद में रिकवर कर लूँगा, क्योंकि द गुड्स वर एनकम्बर्ड. एनकम्बर्ड मतलब गिरवी. मैं ऐसा मान के चलूँगा कि आपसे मैं जो भी खरीद रहा हूँ वो गिरवी नहीं है, और अगर हुआ तो मैं आपसे उतना पैसा ले लूँगा जितना मैंने पे करा. एंड हेंस द लैंग्वेज इज वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस. फिर इसका हमने एग्जाम्पल करा हुआ है, 2 एग्जाम्पल करे हुए हैं. जो ईजी एग्जाम्पल जो हमने किया था दैट वाज परफ्यूम की बॉटल पे लिखा होता है हाईली फ्लेमेबल, जिससे अगर आपने इसको ना पढ़ा, आपको ना पता हो, और आपने स्प्रे लगा के सुट्टा जलाया और पता पड़ा कि माँ कसम सिगरेट तो जली नहीं जली, अपन जल गए, तो फिर हम सू करेंगे उसको परफ्यूम वाले को. इसलिए वो ऑन अ सेफर साइड फटाक से लिख देता है कि भाई हाईली फ्लेमेबल. जो मैंने रिसेंटली देखे हैं, आपने भी देखा ही होगा, जब अपन टॉयज़ परचेज करते हैं, जैसे ऊनो की बात करते हैं, ऊनो पे नेक्स्ट टाइम देखना लिखा होता है 0 to 3 क्रॉस, क्योंकि 0 से 3 वाला बच्चा जो होगा वो बेसिकली जो प्लास्टिक का कार्ड है, ठीक है, उसको खाएगा, विच इज़
नॉट गुड फॉर हिम। तो उसमें क्लियरली लिख दिया डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स का कि भाई 0 से 3 के लिए नहीं है। ये तो सेम ही पॉइंट है, जो ऊपर पड़ा था वर्ड टू वर्ड वही सेम है। इसकी बात करते हैं, हमने एग्जांपल लिया था मेरी कार के ऊपर जो चालान था कि मैंने कार बेच दी और उस मेरी कार के ऊपर मैंने 12,500 का चालान पे नहीं करा था। अब अल्टीमेटली जिसको बेची उसको एक दिन पकड़ा टोल नाका पे और उसको बोला कि 12,500 पे करें तो कार को जब्त कर लेंगे। तो बेचारे बायर ने 12,500 पे करे, कितना ऑब्वियस है मुझसे रिकवर कर लेगा क्योंकि उसका पोजीशन डिस्टर्ब्ड था। लॉ में क्या बोलता है, अनडिस्टर्ब पोजीशन होना चाहिए। सुपर इजी। 4 पॉइंट था इसके अंदर, तो उसमें 7, इसके अंदर 4, उसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। यहाँ से थियरी क्वेश्चन आता है जनरली वारंटी वाले पार्ट से, वहाँ से प्रैक्टिकल आता है। ये रहे सारे पॉइंट्स। क्यू टेम्पटर अभी डिस्कस किया। लेट द बायर बी अवेयर, अगर कुछ भी आप परचेस कर रहे हैं, आपका ड्यूटी है परचेस करने से पहले उसको चेक करने का। आपने अगर प्रॉपर्ली चेक नहीं करा और कुछ गड़बड़ हुई, वो आपकी दिक्कत है, उसकी गलती नहीं है। और फिर उसके एक्सेप्शंस थे, एक्सेप्शंस में से 7 में से 4 तो इम्पैक्ट कंडीशन वाले ही थे। देखिए रहे, मैं मार्क करता हूँ आपके लिए। स्टार्ट करूँगा यहाँ से 1, 2, 3, 4, ठीक है, नीचे के दोनों बेसिकली बोलने का मतलब। तो गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी, नीचे वाले 2 और सेल बाय सैंपल एंड सेल बाय सैंपल एज डिस्क्रिप्शन। 4 तो इम्पैक्ट कंडीशन से एज इट इज कॉपी पेस्ट हुआ है। उसके अलावा ऊपर वाले भी बोल सकते हो फिटनेस टू क्वालिटी और यूज़। फिर लास्ट वाला सबसे अच्छा लगता है मुझे, सेक्शन 17 सेल्स होगा का नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का फ्रॉड। सेलर एक्टिवली कंसील्स, आपको एप्पल याद आना चाहिए फटाक से। सर डीमार्ट गए थे, एप्पल लिया था, एप्पल के स्टिकर के पीछे छेद था, तो उसमें तो क्यू अटेम्प्टर कैसे लगा सकते हैं? उसने उसको छुपाए ऐसे कि मुझे ना मिले, तो उसके अंदर अगेन क्यू अटेम्प्टर लेट द बायर बी अवेयर नहीं लगेगा, मतलब सामने वाला रिस्पॉन्सिबल रहेगा। हो गया, नीचे कुछ नहीं है, इजी पीजी। ये 3 अगेन वही सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए ऊपर क्वालिटी फिटनेस के अंदर। बायर रेयर दो सेलर का स्किल, उसका सामने का धंधा होना चाहिए, और मैंने उसको पर्पस बताया था, तब ये डॉक्ट्रिन नहीं लगेगा। ऊपर हेडिंग ही लिखा है, रिक्वायर्ड कंडीशंस व्हेन डॉक्ट्रिन इज नॉट अट्रैक्टेड, क्योंकि इसमें कुछ भी हगा तो सेलर रिस्पॉन्सिबल, नहीं तो नॉर्मल केस में बायर रिस्पॉन्सिबल। एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिट 1 और 2 कल आने से पहले, जिससे 3 और 4 के बाद अपन क्वेश्चंस कर सके। नए नए बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में नहीं कर रहा, वो नहीं आएगा हमने साथ में 1 और 2 घर जाके रिवाइज नहीं करा, तो आपको साथ साथ नहीं करना पड़ेगा, तो वापस वही हो जाएगा, एंड में जाके आपको रिकॉल नहीं होगा। तो भी साथ में कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो आपका लॉस है आउटराइट, मैं बोल रहा हूँ, आप जा सकते हैं।